आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के भारत की सैर करते हैं। नदियां, विशाल जंगल, नए नए व्यापारिक रास्ते और सत्ता के लिए आपस में लड़ते कई महाजनपद। माहौल किसी महाकाव्य की तरह था, जहां राजनीतिक उथल-पुथल अपने बिल्कुल चरम पर थी। इस समय मगध, जो एक उभरती हुई महाशक्ति बन रहा था, भारी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। और ठीक इसी समय उदय होता है एक ऐसे वंश का जिसने न सिर्फ मगध को डूबने से बचाया, बल्कि पूरे भारत के इतिहास को पलट कर रख दिया। शिशुनाग वंश। भले ही इनका समय इतिहास के पन्नों में छोटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इन्होंने भविष्य के विशाल साम्राज्यों के लिए एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की जिसे बाद में कोई हिला नहीं सका। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को हम 6 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले शिशुनाग वंश की स्थापना, फिर उनका प्रशासन और अवंती विजय, कालाशोक व पाटलिपुत्र, द्वितीय बौद्ध संगीति, उस दौर की अर्थव्यवस्था व समाज, और अंत में इस वंश का पतन और इसका गहरा प्रभाव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की, शिशुनाग वंश की स्थापना। इतिहास में इस वंश की सटीक टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। हम हर्यक वंश के अंत से लेकर 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग के उदय और फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश के आने के ठीक बीच के कालखंड की बात कर रहे हैं। ये वो बेहद अहम दौर है जो 2 बहुत बड़े युगों को आपस में जोड़ता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये ऐतिहासिक तख्तापलट हुआ कैसे? देखिए, एक तरफ हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक था, जो बेहद कमजोर था और जनता उसकी नीतियों से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। दूसरी तरफ था शिशुनाग, मगध का एक बेहद समझदार और योग्य अमात्य यानी प्रशासक, जो आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था। अंततः जनता और मंत्रियों के गुस्से ने एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया। नागदासक को सत्ता से उखाड़ फेंका गया और 413 ईसा पूर्व के आसपास शिशुनाग को मगध का शासक बना दिया गया। ये घटना इस बात का सबूत थी कि राज्य को अब एक न्यायप्रिय और मजबूत नेता की ही जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रशासन और अवंती विजय। शिशुनाग सिर्फ एक लोकप्रिय राजा ही नहीं, बल्कि कमाल का रणनीतिकार भी था। उसने राज्य को बेहतरीन ढंग से प्रशासनिक इकाइयों में बांटा ताकि टैक्स आसानी से वसूला जा सके। लेकिन जो बात सबसे खास थी वो थी उसकी विशाल और संगठित सेना। पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथियों से सुसज्जित एक पूरी की पूरी चतुर्भुजी सेना तैयार की गई, और यही सैन्य ताकत आगे चलकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। और इसी ताकत के बल पर शिशुनाग ने वो कर दिखाया जो हर्यक वंश के राजाओं के लिए सिर्फ एक सपना था, अवंती की हार। उज्जैनी, जिसकी राजधानी थी, वो अवंती लंबे समय से मगध के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द और प्रतिद्वंद्वी था। शिशुनाग ने इस सदियों पुरानी दुश्मनी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इस भव्य जीत का नतीजा क्या निकला? अवंती और उसके पश्चिमी व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करने के बाद पूरे उत्तर भारत में अब केवल एक ही निर्विवाद राजनीतिक महाशक्ति बची थी, और वो था मगध साम्राज्य। उसे चुनौती देने वाला अब कोई नहीं था। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, कालाशोक और पाटलिपुत्र। मगध की राजधानियों का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। शुरुआत में सत्ता का केंद्र राजगृह था, फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए शिशुनाग ने वैशाली को एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया, और अंततः शिशुनाग के बेटे कालाशोक ने राजधानी को हमेशा के लिए पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। और यह सच में कोई मामूली फैसला नहीं था। पाटलिपुत्र कोई आम शहर नहीं था, ये एक अभेद्य किला था। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर बसा होने के कारण यहाँ बेहतरीन व्यापारिक मार्ग और गजब की सामरिक सुरक्षा मौजूद थी। मजबूत दीवारों और गहरी खाइयों से घिरा ये शहर आगे चलकर सदियों तक भारत की राजनैतिक राजधानी बना रहा। चौथा हिस्सा है द्वितीय बौद्ध संगीति। राजनीति और युद्ध से हटकर ये दौर धर्म और संस्कृति के लिए भी बहुत अहम था। लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली शहर में करीब 700 बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए। मुद्दा क्या था? दरअसल बौद्ध संघ में अनुशासन और विनय पिटक के नियमों को लेकर कुछ गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। कुछ भिक्षु नियमों में ढील चाहते थे, जबकि दूसरे मूल नियमों पर कड़ाई से टिके रहना चाहते थे। इस गहन बहस का नतीजा ये हुआ कि बौद्ध संघ 2 प्रमुख विचारधाराओं में बंट गया, स्थिविरवाद और महासांघिक। कालाशोक के शासनकाल में संगीति का आयोजन ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि मगध में कितनी धार्मिक सहिष्णुता थी, जहां इतने बड़े दार्शनिक मतभेदों पर भी खुलकर चर्चा हो सकती थी। पांचवां अहम हिस्सा, अर्थव्यवस्था और समाज।
कोई भी साम्राज्य बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के नहीं टिकता। मगध की अपार संपत्ति के 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला, गंगा घाटी की बेहद उपजाऊ जमीन जहां अनाज की बम्पर पैदावार होती थी। दूसरा, कृषि से आने वाला नियमित टैक्स। तीसरा, अवंती विजय से मिले नए और बहुत ही फायदेमंद पश्चिमी व्यापारिक मार्ग। और चौथा, राज्य द्वारा व्यापारियों और शिल्पकारों को दी जाने वाली पूरी सुरक्षा। और जाहिर है, जब पैसा आता है तो समाज भी बदलता है। व्यापार बढ़ने से पाटलिपुत्र और वैशाली जैसे नए शहरी केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। सिर्फ राजा और किसान ही नहीं, बल्कि व्यापारियों और शिल्पकारों का एक नया और शक्तिशाली वर्ग उभरकर सामने आया। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, बौद्ध विहारों और गुरुकुलों में पढ़ाई होने लगी। समाज पूरी तरह से एक नए और समृद्ध दौर में प्रवेश कर रहा था। और अब आखिरी हिस्सा, शिशुनाग वंश का पतन और उसका ऐतिहासिक प्रभाव। ये तुलना पूरे वंश की कहानी बयान करती है। शुरुआती दौर में जहां शिशुनाग और कालाशोक जैसे मजबूत नेता थे जिन्होंने एकता और विस्तार पर पूरा ध्यान दिया, लेकिन कालाशोक की मृत्यु के बाद कहानी बिगड़ गई। उसके बेटों के बीच सत्ता को लेकर जो संघर्ष शुरू हुआ, उसने सब कुछ कमजोर कर दिया। अयोग्य उत्तराधिकारी, आंतरिक कलह और प्रांतीय विद्रोहों ने साम्राज्य को अंदर से वल्नरेबल यानी पूरी तरह खोखला कर दिया। और राजनीति में कभी भी शून्यता ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इसी अराजकता और कमजोरी का पूरा फायदा उठाया एक बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने, महापद्मनंद। उसने सत्ता पर कब्जा किया और शिशुनाग वंश का आधिकारिक रूप से अंत करके नंद वंश की नींव रख दी। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भले ही शिशुनाग वंश कुछ ही दशकों तक चला हो, लेकिन जैसा कि इतिहासकार मानते हैं, शिशुनाग वंश को भारतीय साम्राज्यवाद के विकास में एक बेहद महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। उन्होंने जो भौगोलिक सीमाएं खींची, जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया और पाटलिपुत्र जैसी जो शानदार राजधानी बनाई, वो आगे आने वाले विशाल साम्राज्यों के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट बन गया। जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर शिशुनाग वंश ने उस मुश्किल वक्त में मगध को स्थिरता न दी होती, उसे एक मजबूत साम्राज्य में न बदला होता, तो क्या नंद और चंद्रगुप्त मौर्य का वो महान साम्राज्य कभी अस्तित्व में आ पाता? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार इतिहास के एक और दिलचस्प पन्ने के साथ।